नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम 2024 पेपर 2 यानी कि सोशल साइंस के क्वेश्चन आपसे सीधे तौर पर एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास 7th हिस्ट्री के सभी चैप्टर का संपूर्ण एनसीईआरटी निचोड़ लेकर आए हैं। आपके लिए यहाँ पर 75 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी सम्मिलित किए गए हैं। तो वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बता दें आपको, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो वीडियो तीव्र गति से चलने वाली है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में भाषा कौन सी थी? फारसी, उर्दू, अरबी या तुर्की? तो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल की जो भाषा थी वो थी फारसी। फारसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, अहमदाबाद में या महाराष्ट्र में? तो आपको बताना है कि जो सोमनाथ मंदिर है वो आपका किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है आपके गुजरात राज्य में स्थित है। आपको मालूम होना चाहिए जो सोमनाथ मंदिर है वो उस पर आक्रमण कब हुआ था? उस पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने किया था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। वो एक वास्तव में एक लुटेरा था जिसने भारत को लूटने का प्रयास किया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 3। मुगल काल में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर, नाडु, ग्राम परिषद या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, उर कहते थे। मुगल काल में जो किसानों की बस्तियां हुआ करती थी उनको कहा जाता था उर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 4। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल, तेलुगु, उर्दू या फारसी? आपको बताना है जो संगम साहित्य है वो आपका लिखा गया है तमिल में। तमिल में जितनी रचनाएं की गई हैं उनको कहते हैं संगम साहित्य। मतलब कि जो संगम साहित्य है ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, एक तरीके से कह सकते हैं। जो संगम साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं वो तमिल भाषा में की जाती हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 5 कहता है कि नैनार और अलवार भक्ति आंदोलन कहाँ पर चला गए, मतलब कि कहाँ पर चला था? उत्तर भारत में या उत्तरी भारत कह सकते हैं, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिम भारत? तो अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात की जाएगी, नैनार और अलवार जो कि संत थे, ठीक है, इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था, वो चलाया था दक्षिण भारत में, मतलब कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इन्होंने आंदोलन चलाया था। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो नैनार संत थे ये किसके, मतलब कि किसके पुजारी थे, एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब कि ये किसकी पूजा करते थे? जो नयनार संत थे वो करते थे शिव की पूजा या शैव धर्म को मानते थे, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। अलवार जो संत थे ये विष्णु की पूजा करते थे, ठीक है, भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो नयनार हैं वो शिव की और जो अलवार संत हैं वो विष्णु को मानते थे। तो जो ये आंदोलन था नयनार और अलवार भक्ति आंदोलन, ये दक्षिण भारत में चला था। इसका अगर आपसे उदय पूछ ले, उदय कब हुआ था? 8वीं सदी, मतलब कि 8वीं शताब्दी में हुआ था। ये भी बात याद रखिएगा आप लोग, 8वीं शताब्दी में इस आंदोलन को किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 6। 700 से 1750 ईस्वी के बीच निम्न नई प्रौद्योगिकी के दर्शन कब हुए? सिंचाई में रहट, कताई में चरखा, युद्ध में बारूद वाले हथियार या उपयुक्त में से सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। युद्ध में बारूद वाले हथियार का भी प्रचलन हो गया, कताई में चरखा आ गया, सिंचाई में रहट आ गई, ठीक है। जो रहट थी एक प्रकार का सिंचाई का साधन था जिसमें बैलों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, जो कि 1700 से यहाँ पर 700 से 1750 के बीच निम्न, मतलब कि नई प्रौद्योगिकी आने लगी थी भारत में। प्राचीन काल की यहाँ पर बात हो रही है, 700 से 1750, बात याद रखिएगा। मतलब कि क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है कि 700 से 1750 के बीच में भारत में नई प्रौद्योगिकी आई थी, जिसमें क्या क्या सम्मिलित था? सिंचाई में रहट, मतलब कि बैलों द्वारा सिंचाई की जाती थी, ठीक है, और कताई में चरखा आ गया था, युद्ध में बारूद वाले हथियार भी आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था?
अबुल फजल ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, मिनहाज ए सिराज ने किया था या बाबर ने किया था? तो आपको बताना है कि जो हिंदुस्तान शब्द है उसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था। उस व्यक्ति का नाम है मिनहाज ए सिराज। क्या नाम है? मिनहाज ए सिराज, जिसने हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 8। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को से आया था, ईरान से आया था या इराक से आया था या अफगानिस्तान से आया था? तो आपको बताना है कि जो इब्न बतूता था, इब्न बतूता जो कि एक यात्री था, कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। यहाँ पर मोरक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता की एक रचना है, ठीक है। इब्न बतूता ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? नाम याद रखिएगा, उस ग्रंथ का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके ग्रंथ का नाम है रेहला, जो कि इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 9। हौज खास कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर। जो हौज खास है आपका, ये स्थित है आपके दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में स्थित है हौज खास। क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था? किस पर नियंत्रण लागू किया था? कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था। मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या गयासुद्दीन वलवन ने या इन सभी लोगों ने किया था? तो जो कीमतों पर नियंत्रण किया था उस सुल्तान का नाम क्या था? बताना है आपको। उस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है कि पंजाबी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है, गुरुमुखी है या फारसी है या रोमन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पंजाबी की जो लिपि है उस लिपि का नाम है गुरुमुखी। क्या नाम है? गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 12। सांकेतिक टोकन मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? सांकेतिक मुद्रा किस सुल्तान द्वारा चलाई गई थी? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक, वलवन या अलाउद्दीन खिलजी? तो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला जो सुल्तान था उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उस सुल्तान का नाम था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कब सिंहासन पर बैठी थी? जो रजिया सुल्तान थी इसे भारत की पहली प्रथम मुस्लिम शासिका भी कहा जाता है, जो कि किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि कब सिंहासन पर बैठी थी? ये बैठी थी 1236 में। कब बैठी थी? 1236 में बैठी थी। क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ था? आपको मालूम होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? जिसे कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। किसका युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो हुआ था 1192 में। जो तराइन का प्रथम युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीत चुके थे और मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित होकर अपने देश को वापस लौट गया था। और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, 1192 में क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको पराजित कर दिया मोहम्मद गौरी ने और उनको बंदी बनाकर ले गया अपने साथ। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि युद्ध कब हुआ था तो 1191 और 1192 के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, जो कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आ चुका है कि 1606 में किसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह? तो आपको बताना है कि जो 1606 है उस सन में किस गुरु को मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया था? उस गुरु का नाम क्या है? उस गुरु का नाम है गुरु अर्जुन। क्या नाम है? गुरु अर्जुन, जो कि सिक्कों के 5वें गुरु थे। याद रखिएगा, सिक्कों के 5वें गुरु का नाम है गुरु अर्जुन। अर्जुन जो गुरु थे उनको मृत्युदंड किसने दिया था? ये भी बात आप याद रखिएगा। उस शख्स का नाम है औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब द्वारा गुरु अर्जुन देव को 1606 में मृत्युदंड दिया गया था। अगर बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर है गुरु तेग बहादुर। इनकी भी हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की थी।
कब की थी? 1675 में की थी। औरंगजेब ने इनका सर कटवा दिया था इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण। 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। और गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे, इनकी भी हत्या 1606 में कर दी औरंगजेब ने। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 16। राष्ट्रकूट काल की कृति कौन सी है? भित्ति चित्र है एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर अगर बात की जाएगी राष्ट्रकूट काल की, तो राष्ट्रकूट काल की जो कृति है भित्ति चित्र भी है और एलोरा की गुफा। तो कहने का मतलब है कि 1 और 2 दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आप एक बात भी याद रखिएगा, जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी जो स्थापना की थी उस शासक का नाम क्या था? दंती दुर्ग था। क्या नाम था? दंती दुर्ग था। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर, दंती दुर्ग कौन था? हम अभी आपको बता चुके हैं, जो दंती दुर्ग था ये राष्ट्रकूट का प्रधान या राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 18। सोमनाथ मंदिर को कौन लूटकर ले गया था? हम अभी आपको इसको अच्छे ढंग से डिस्कस करने के बाद अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को बता चुके हैं कि सोमनाथ मंदिर को किस शासक ने लूटा था, कब लूटा था, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्या करना? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 19। भक्ति और सूफी आंदोलन का उद्भव किस शताब्दी में हुआ? 8वीं शताब्दी में हुआ। ये भी हम आपको बता चुके हैं। जिसमें कौन कौन से संत शामिल थे? एक थे नैनार और दूसरे थे अलवार। जो नैनार संत थे वे शैव मत के थे और जो अलवार संत थे वे वैष्णव संप्रदाय के थे। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कलहड़, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो या अमीर खुसरो। तो अगर बात की जाएगी राजतरंगिणी, जो राजतरंगिणी लिखी गई है उस शख्स का नाम है कलहड़। कलहड़ जो कि प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जो कि कहाँ के निवासी हैं? कश्मीर के निवासी हैं, जो कि ब्राह्मण हैं, जो कि अत्यंत विद्वान माने जाते हैं। इतिहासकार इस प्रकार से उनका वर्णन करते हैं। वे खुद ही एक इतिहासकार थे जिन्होंने प्राचीन भारत के बारे में लिखा था। अगर बात करें यहाँ पर चंद्रबरदाई, जो चंद्रबरदाई हैं ये किसके दरबारी कवि थे? ये दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। इन्होंने एक अपनी रचना लिखी है। कौन सी रचना लिखी है या ग्रंथ लिखा है जिसे रासो ग्रंथ भी कहते हैं? पृथ्वीराज रासो। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में उन्होंने खूब लिखा है। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 21। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है? सालाभोग, देवदान, ब्रह्मदेय या बेल्ल नबागाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको बताना है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी उसको कहते थे सालाभोग। क्या कहते थे? सालाभोग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। किस स्थान पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि गुरु नानक का जन्म 1469 में किस स्थान पर हुआ था? तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 23। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, जिसने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया था। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 24। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर बात की जाए कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विभिन्न प्रकार की मस्जिदों का निर्माण किया था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक मान सकते हैं उसको। ठीक है, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत पर पहली बार शासन किया था। ये भी बात आप याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 25। 7वीं और
12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य कौन कौन से रहे? कश्मीर, कन्नौज, बनारस या उपरोक्त में से सभी। तो अगर बात की जाएगी यहाँ पर 7वीं से 12वीं शताब्दी के जो प्रमुख राज्य थे वो आपका कश्मीर भी था, कन्नौज भी था, बनारस भी था, और मतलब कि कहने का मतलब सभी थे। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर ये जो विभिन्न स्थान है इनकी क्या क्या प्रसिद्धि है। कश्मीर आपको मालूम होना चाहिए, कश्मीर एक ठंडा प्रदेश कह सकते हैं एक प्रकार से। कन्नौज, कन्नौज किस लिए मशहूर है? इसे इत्र की नगरी भी कहते हैं। किसकी नगरी कहते हैं? इत्र की नगरी, परफ्यूम ऑफ सिटी भी कहा जाता है कन्नौज को। बनारस, बनारस गंगा नदी के किनारे स्थित है और कन्नौज भी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि प्राचीन काल का है, ठीक है, जिसको मदन मोहन मालवीय द्वारा मतलब कि निर्माण किया गया था, ये भी यहाँ पर स्थित है। ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 26। एलोरा की गुफाओं को किसकी आकृति में दिखाया गया है? विष्णु को नरसिंह के रूप में, पुरुष सिंह के रूप में, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी आपका होगा एक और दो दोनों। ये क्वेश्चन आपके पिछले मतलब कि सीटेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका वहां पर इस प्रकार से पूछा गया था। कथन आपके कितने दिए गए थे? कथन एक दिया गया था और कथन दूसरा यहाँ पर दिया गया था। उसमें पूछा गया था कि कथन कौन से सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपने मेरे द्वारा जो बताए गए सभी क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिए तो आपसे चाहे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं तो आप उसे भी आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो जो एलोरा की गुफाएं थी किसकी आकृति में दर्शाई गई थी? विष्णु को नरसिंह के रूप में भी और पुरुष सिंह के रूप में भी दर्शाई गई थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? सभी लोग जानते हैं स्वर्ण मंदिर है आपका अमृतसर में। अमृतसर में है आपका स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में। ठीक, कहाँ पर है आपका? अमृतसर में है आपका स्वर्ण मंदिर। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर नामक स्थान में, जो कि वर्तमान पंजाब राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 28। जाति पंचायत किसे कहते थे? पुराने समय की यहाँ पर बात हो रही है। बड़े बुजुर्गों की सभा को, लड़कियों की सभा को, लड़कों की सभा को, या इन सभी की सभाओं को? तो जो जाति पंचायत थी उसको कहते थे बड़े बुजुर्गों की सभा। जो प्राचीन काल में जो पंचायत की जाती थी उसमें बड़े बुजुर्गों द्वारा ही की जाती थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। 700 से 1750 के बीच कौन सा खान पान आया? आलू भी आया, मक्का भी आया, मिर्च भी आया। कहने का मतलब ये सभी आया था। कहाँ आया था? अपने इंडिया में आया था 700 से 1750 के बीच में। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 30। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण संत कौन थे? ज्ञानेश्वर थे, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, यानी कि ये सभी संत थे। बात याद रखिएगा, जो आपकी NCERT की पुस्तक है कक्षा 7 की इतिहास की, ठीक ना, तो उसमें यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि जो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक के जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे उनके नाम कौन कौन से हैं? ज्ञानेश्वर है, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ। एक स्टेटमेंट में दिए गए थे तो मैंने यहाँ पर सभी समाहित करने का आपके लिए प्रयास किया है। आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे, मेरा यही प्रयास रहता है, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 31। नस्तलिक लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं और, दाएं से बाएं और, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात की जाएगी तो राइट आंसर हो जाएगा जो नस्तलिक लिपि थी वो लिखी जाती थी बाएं से दाएं ओर। कैसी लिखी जाती थी? बाएं से दाएं ओर। एक यहाँ पर आपके लिए पॉइंट भी लाए हैं, जो शिकस्त लिपि थी, कैसी लिपि थी? शिकस्त लिपि थी, वो लिखी जाती थी दाएं से बाईं ओर, और जो नस्तलिक थी ये लिखी जाती थी बाएं से दाएं ओर। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 32। जहां पनाह शहर की मतलब कि जहां पनाह जो शहर है वो किसने बसाया था या स्थापना की थी? उस शख्स का नाम या शासक का नाम कहें तो शाहजहां था। जहां इसमें लगा है तो इसके स्थान पर भी पहले में का क्या लगा हुआ है? जहां शब्द लगा हुआ है, तो कह सकते हैं शाहजहां द्वारा ही जहां पनाह नामक शहर को बसाया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 33।
अहोम लोगों ने किसकी खेती में नए नए तरीके प्रयोग किए थे? गेहूं, चना, चावल या मक्का? तो यहाँ पर बताना है अहोम। अहोम क्या है? अहोम एक प्रकार की कैसी, एक प्रकार की जनजाति है। क्या है? एक प्रकार की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है ये भी बात याद रखिएगा। ये है आपके असम राज्य की जनजाति, एक तरीके से कह सकते हैं असम राज्य की जनजाति है अहोम। अहोम जो है खेती के लिए नए नए तरीके प्रयोग किए थे, वो किए थे चावल की फसल में। किसकी फसल में? चावल की फसल में। अहोम जनजाति से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने लायक थे, उन सभी के मैंने पॉइंट एक एक करके यहाँ पर लाने का प्रयास किया है, जो कि पॉइंट इस प्रकार से आपके लिए लाए गए हैं। तो पॉइंट आप अच्छे ढंग से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था, वे क्या कहलाते थे? वे कहलाते थे पाइक। क्या कहलाते थे? पाइक। अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता था, उन्हें कहते थे पाइक। शिव सिंह के काल में अहोम लोगों का प्रधान धर्म कौन सा था? हिंदू धर्म था। कौन सा धर्म था? शिव सिंह जो कि एक भारत के शासक हुए, उनके समय काल में जो अहोम लोग थे, जो कि एक जनजाति है, उन्होंने कौन सा धर्म स्वीकारा था? हिंदू धर्म तब स्वीकार लिया था। अहोम समाज कुलों में विभाजित को कहा जाता है खेल। जो अहोम समाज है, इसको मतलब कि कुल में विभाजित किया गया है, उस कुल को क्या कहा जाता है? उस कुल को कहा जाता है खेल। क्या कहा जाता है? खेल कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 4। मुगलों ने किसके नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला कर दिया था? उसका नाम क्या है? मीर जुमला। क्या नाम है? मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 34। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला किया। कब हमला किया? 1591 में हमला किया था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति जिनका नाम क्या था? मान सिंह। उन्होंने चेर लोगों पर हमला किया था 1591 में। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 35। 35 कहता है कि इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन थी? अहोम, मंगोल या गोंड या बुंदेल? तो बताना है आपको यहाँ पर प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जो जाति थी, उस जाति का नाम है मंगोल। क्या नाम है? मंगोल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 36। सूफी केंद्र कौन कौन से हैं? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वो भी आपकी सूफी केंद्र कह सकते हैं। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी भी दरगाह वहीं पर स्थित है। पंजाब के बाबा फरीद, मतलब कि कहने का मतलब इन सभी लोग जो हैं, ये सूफी केंद्र कह सकते हैं, मतलब कि इनकी वहाँ पर दरगाहें स्थित हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 37। निम्न में से उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी? वो थी बलोच। कौन सी जनजाति थी? उत्तर पश्चिम में रहने वाली जनजाति थी। अहोम कहाँ की जनजाति है? असम राज्य की जनजाति है, हम बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 38। खोखर जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? जो खोखर जनजाति है, ये पाई जाती है पंजाब राज्य में। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 39। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश। खानाबदोश क्या होता है? आप बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में। खानाबदोश, खानाबदोश का मतलब क्या होता है? कौन से जनजाति हैं? बंजारे, भील, गोंड या कोली? तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं। खानाबदोश ऐसी जनजाति जो खाने के चक्कर में मतलब कि घूमती ही रहती है, मतलब कि वो स्थायी नहीं होती है। खाना पीने के चक्कर में वो हमेशा चलती ही रहती है। व्यापार करने के हिसाब से वो हर क्षेत्र में क्या करती रहती है? भ्रमणशील होती है। खाना मतलब कि उनको जहाँ भोजन की उपलब्धता होगी वहीं वो ठहर जाते हैं। एक तरीके से इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। जो कि कौन सी जनजाति थी? उस जनजाति का नाम है बंजारे। बंजारे ऐसे लोग थे जो कि खाना या भोजन की तलाश में क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बंजारे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 40। किस प्रकार के समाज को जनजातियां कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया सामाजिक नियमों व कर्म कांडों को ना मानने वाले। जो जनजाति क्षेत्र के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, कर्म कांडों को भी नहीं मानते हैं। तो कहने का मतलब सही विकल्प है असमान वर्गों में विभाजित ना होने वाले, मतलब कि उनकी जो स्थिति है वो समान रहती है, मतलब कि वो समान रूप में रहते हैं। ठीक है,
तो वो जनजाति कहलाती है। नातेदारी के संबंधों से जुड़े हुए, तो सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सभी। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 41। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। पानीपत के युद्ध जो हुआ था, पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कब हुआ था? पहला युद्ध 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो यहाँ पर जो बात हो रही, जो कि पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बाबर ने कौन से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था बाबर ने। तो राइट आंसर होगा दिल्ली एवं आगरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 42। 42 कहता है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। तो कथन 1 कहता है बिल्कुल, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि कथन 1 तो यहाँ पर राइट है। कथन 1 कैसा है? यहाँ पर राइट है। और कथन 2 को भी यहाँ पर पढ़ते हैं। मनसबदार इक्तादारों की तरह ही अपने जागीर पर आश्रित रहते थे, उन पर प्रशासन करते थे। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर कथन 1 ही मात्र इसका सही आंसर होगा, मतलब कि केवल ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो यहाँ पर आप क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपके सीटेट एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन 4 विकल्प के रूप में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 43। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? आजम, अकबर, मुअज्जम, कामबख्श। ये जो औरंगजेब के पुत्र थे, ठीक है, तो पुत्र थे, उसमें एक ऐसा पुत्र था जिसने क्या किया था? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उस पुत्र का नाम क्या था? अकबर। क्या नाम था? अकबर पुत्र था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 44। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापा मार पद्धति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? मराठा शासक शिवाजी ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? मराठा शासक शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापा मार पद्धति अपनाई थी, ठीक है, या पद्धति शुरू की थी। तो क्वेश्चन नंबर 45 की यहाँ पर बात की जाएगी। अब अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? तबकात ए अकबरी नहीं मिलता है। अकबरनामा, तारीख ए एल्फी, मजम उल बहरीन, जो मिलता है वो है आपकी अकबरनामा। तो अकबरनामा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अकबरनामा से अकबर के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। अकबरनामा को किसने लिखा था? ये भी तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अबुल फजल। अबुल फजल यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए, अबुल फजल। अबुल फजल जो था, इसने क्या लिखा था? इसने लिखा था अकबरनामा। जो अबुल फजल था, ये दरबारी कवि या लेखक कह सकते हैं अकबर का, ठीक है। तो अकबर के दरबार में रहता था और उसके बारे में लिखा, किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह पर कैद कर लिया गया? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा या काबुल? तो आपको बताना है कि जो शाहजहां था, उसको अंतिम दिनों में किस जगह पर कैद कर लिया गया था? उसको कैद किया गया था भाई साहब किस जगह पर? आगरा में किया गया था। कहाँ किया गया था? आगरा जिले में कैद किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है आगरा। शाहजहां को किसने कैद किया था? ये भी तो बात आपको मालूम होनी चाहिए। उसका ही पुत्र, उसके पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां के पुत्र का नाम था औरंगजेब, जो कि एक कट्टर मुसलमान था, ठीक है। उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी मतलब कि मौत के घाट उतार दिया, और गुरु तेग बहादुर को भी मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा शासक हुआ था, जिसको क्या किया? मतलब कि औरंगजेब ने शाहजहां, मतलब कि जो शाहजहां उसका पिता था, उसको ही आगरा की मतलब कि कैद खाने में बंद कर दिया था। तो देखते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट को। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल आगरा में कैद कर रखा। कहते हैं कि इस दौरान उसने बूढ़े और बीमार बादशाह को एक विकल्प दिया। शाहजहां अपने लिए कोई एक चीज चुन सकते हैं जो उन्हें हर रोज खाने में परोसी जाए। जो यहाँ पर बात करें अगर औरंगजेब एक कैसा शासक था? कट्टर शासक कह सकते हैं। और जो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? किस शासक या सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? जो जिंदा पीर है वही है जो हम आपको बता चुके हैं, औरंगजेब। औरंगजेब को ही क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 48। 48 कहता है कि मुगल काल में जमींदार शब्द, कौन सा शब्द, जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, बिल्कुल इसके लिए भी जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता था, यानी कि दोनों के लिए ही किया जाता था, दोनों के लिए किया जाता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 49। 49 कहता है कि अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में किया गया था? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या अजमेर? आपको मालूम होना चाहिए जो बुलंद दरवाजा है वो भी आपका फतेहपुर सीकरी में है। जो अकबर द्वारा इबादत जो खाने था उसका निर्माण कहाँ पर किया गया था? फतेहपुर सीकरी में ही किया गया था। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर 50। नैनार साधु संतों की संख्या कितनी थी? नैनार जो संत थे वो किस धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं? जो नैनार थे ये शैव धर्म के प्रवर्तक थे या संप्रदाय से संबंधित थे, शैव धर्म से। इनकी संख्या जो थी, इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी कितनी? 63 संख्या थी। कितनी थी? 63 संख्या इनकी थी। अगर बात करें किसकी, बात करें अगर अलवार संतों की, अलवार संत कितने थे? अलवार संत थे 12। कितने थे? 12 संत थे जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 52। रामानुजन का 11वीं शताब्दी में जन्म कौन सा स्थान पर हुआ था? मतलब कि जो रामानुज थे उनका जो 11वीं शताब्दी में जन्म हुआ था किस स्थान पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट, रामानुजन ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विशिष्टता द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन पिछले वर्ष आपके एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि विशिष्टता द्वैत का प्रतिपादक किसने किया था 11वीं शताब्दी में? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। उस शख्स का नाम है रामानुजन। इसको यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 की। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से किसका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था? केरल में किसका जन्म हुआ था? किस शासक का जन्म हुआ था जो कि दार्शनिक थे, प्रभावशाली दार्शनिक थे, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल राज्य में हुआ था? उनका नाम था शंकरदेव। क्या नाम था? शंकर नाम था। तो बात याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिप्रवालम, मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हीरा और मूंगा होता है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। मणिप्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात की जाएगी। अब यहाँ पर अवध राज्य का संस्थापक कौन था? अवध राज्य का जो संस्थापक था कौन था? मुर्शिद कुली खान, सदात खान या आसफ जहां? तो अगर यहाँ पर बात की जाएगी अवध राज्य का जो संस्थापक था उस संस्थापक का नाम था शहादत खां। क्या नाम था? शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 56। मुर्शिद कुली खान कहाँ का संस्थापक था? ये जो संस्थापक था ये था बंगाल का संस्थापक। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां और अवध का संस्थापक शहादत खां था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 57। अकबर के सुलह एक कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? अबुल फजल ने की, फैजी ने की, हरि विजय सूरी ने की या बदायूनी ने की? तो यहाँ पर आपके दिए गए बदायूनी, फैजी, अबुल फजल ये सब अकबर के नवरत्न में गिने जाते थे। मतलब कि 9 कवि थे या इनको दरबारी कवि भी मान सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सुलह एक कुल जो विचार पर आधारित शासन था बनाने में, मतलब कि किसने बनाई थी, उस शख्स का नाम क्या था? उस शख्स का नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल नाम था उस शख्स का। इन्होंने ही अकबरनामा की रचना की थी। किसकी रचना की थी? अकबरनामा की रचना भी इन्होंने ही की थी, अबुल फजल ने। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 58। जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर आप हिंदी अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे तो आप इसका जवाब आसानी तरीके से दे सकते हैं। जगन्नाथ, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? जगत प्लस नाथ, यानी कि संसार का नाथ, यानी कि दुनिया का मालिक। दुनिया का मालिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। घर का मालिक गलत, सेवक गलत, कर्मचारी भी गलत। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जगन्नाथ का अर्थ होगा दुनिया या जगत का मालिक। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 59।
खालसा पंथ, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, खालसा पंथ ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करिएगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है कि खालसा पंथ ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। उस शासक का नाम बताना है यहाँ पर, बंदा बहादुर, महाराज रणजीत सिंह, शिवाजी या गुरु नानक। गुरु नानक तो बहुत पहले थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताना है आपको, उस शासक का नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था, बंदा बहादुर, जो कि सिख संप्रदाय से थे, मतलब कि बाद में मुगल बादशाह के खिलाफ जो विद्रोह प्रारंभ किया था, उस शख्स का नाम है बंदा बहादुर, ठीक ना। किसकी मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 60। मुगल काल में जब्द, बात किसकी होगी, जब्द शब्द किस ओर इंगित करता है या संकेत करता है। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को, किसी दूसरे राज्य का संसाधन हड़पने को, युद्ध में लूटे गए सामान के लिए, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बात हो रही है मुगल काल में एक शब्द है, कौन सा शब्द है, जब्द है, जो कि किस ओर इंगित करता है। इसका मतलब जो था, इसका मतलब था क्या था, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को, मतलब कि राजस्व प्राप्त करने की एक व्यवस्था थी, जब्त जिसे कहते थे मुगल काल में, जब्त कहते थे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या है कि जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती थी। दल खालसा, सिख सेना, गुरुमत्ता या खालसा पंथ। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है जो जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं थी, मिलकर जो सेनाएं थी, वो क्या कहलाती थी, वो कहलाती थी दल खालसा। क्या कहलाती थी, दल खालसा कहलाती थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कहता है कि कौन से नृत्य रूप हैं जिन्हें शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस माना जाता है। भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का एक मतलब कि क्लासिकल डांस है, कथकली जो कि केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि जो क्लासिकल डांस है, इन तीनों को ही क्लासिकल डांस माना जाता है। कैसा डांस माना जाता है, शास्त्रीय डांस। कुचिपुड़ी आपकी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 63। कथक किन दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला है। जयपुर घराना, लखनऊ घराना या आगरा घराना। तो कौन से घरानाओं में फला फूला है, जो कथक है आपका, वो जयपुर घराना और आगरा, इन दो घरानाओं में फला फूला है। तो कहने का मतलब है जयपुर घराना और आगरा घराना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर समझिएगा। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ है। कथक शब्द का अर्थ क्या होता है, कथक शब्द का मतलब होता है कथा। क्या मतलब होता है, कथा मतलब होता है जिसका अर्थ कहानी है। कथक शब्द कथा से आया है जिसका अर्थ क्या होता है, कहानी होता है। क्वेश्चन नंबर 64 बेहद इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। मेहरगढ़ किला कहाँ पर है। मेहरगढ़ जोधपुर में है, जयपुर में है, अजमेर में है, राजस्थान में है। तो जो मेहरगढ़ का किला है ये तो राजस्थान के जोधपुर जिले में है। किस जिले में है, जोधपुर जिले में है मेहरगढ़ का किला। अगर आपसे पूछ ले मेहरगढ़ पूरा स्थल, किसकी बात कर रहे, पूरा स्थल कहाँ पर है, तो पूरा स्थल है आपका पाकिस्तान में। कहाँ है, पूरा स्थल तो है, मतलब कि मेहरगढ़ नाम का एक पूरा स्थल भी है जो कि पाकिस्तान में है। अगर मेहरगढ़ किला की बात करें तो आपको बताना है जोधपुर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 65 महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके किसे अपनी राजधानी बनाया। जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने क्या किया कि विभिन्न सिख समूहों को आपस में मिलाने का प्रयास किया और अपनी एक अलग राजधानी बनाई। कहाँ पर बनाई आपको बतानी है, पंजाब में बनाई, लाहौर में बनाई या मराठा में बनाई। तो उन्होंने जो राजधानी बनाई थी, सभी जो सिख समूह थे उनको एकता के रूप में करके तो लाहौर में राजधानी बनाई, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है आपका लाहौर। पहले भारत आज़ाद होने से पहले अपने इंडिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था, मतलब कि पहले तो पाकिस्तान नाम का कोई देश अस्तित्व में नहीं था। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 66 पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी।
तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761, 62 या 1759? तो 1761 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। सॉरी, पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी हुई थी 1761। पहली लड़ाई हुई थी तो 1526 में, और दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। कब हुई थी? 1556 में दूसरी, पहली 1526, और तृतीय या तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में हुई थी। तो यहाँ पर आप समझिएगा इन तीनों पॉइंट को अच्छे ढंग से। तो पहला पॉइंट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली। यह हार इतिहास में मराठाओं की सबसे बुरी हार मानी जाती है, जिसे कहते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि 1761 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? जो पुणे के थे, जो आपके कौन थे, जो कि एक मराठा मान सकते हैं उनको, मराठा समुदाय के एक शासक थे सदाशिव राय, ठीक है, और जो अफगान का आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई सभी लोग जानते हैं, 1526 में इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। अगर बात करें दूसरे युद्ध की, किसकी युद्ध की? दूसरे युद्ध की, तो 1556 में हेमू और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आ चुका, क्वेश्चन नंबर 67। राजा जयसिंह कहाँ के सूबेदार रहे? आगरा और मालवा के। कहाँ के रहे? आगरा और मालवा के सूबेदार रहे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1739 में, 1738 में, 1740 में या 1742 में? जो नादिर शाह था ये था ईरान का निवासी। इसने जो दिल्ली या भारत पर आक्रमण किया था, इसने किया था 1739 में। कब किया था? 1739 में। एक पॉइंट आप यहाँ पर समझिएगा। पॉइंट क्या है कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भारत पर आक्रमण किया था। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 69। पंचवाड़ी और बीजक किसकी रचनाएं हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को काफ़ी मिलते हैं, मतलब कि रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। प्रसिद्ध इतिहास की पुस्तक एवं लेखक मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको बताना है पंचवाड़ी और बीजक ये किसकी रचना है? कबीरदास, तुलसीदास, रविदास या सूरदास? तो जो यहाँ पर पंचवाड़ी और बीजक रचना है वो है किसकी? कबीरदास की। किसकी रचना है? पंचवाड़ी और बीजक। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बीजक किसका अंग है? बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? एक है आपका साखी, कौन सा? एक है साखी, दूसरा है आपका शबद, साखी शबद, और तीसरा है आपका रमैनी। साखी शबद रमैनी ये 3 भागों में विभाजित है बीजक ग्रंथ। साखी शबद रमैनी, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात की जाएगी, पंचवाड़ी और बीजक की रचना की थी कबीर दास ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 70। बंगाल में मंदिर किन चीज़ों के बने हुए थे? साधारण चीज़ों के, मिट्टी के गारे से। जो बंगाल है आपका, ठीक है, जो कि बंगाल है उसकी राजधानी कोलकाता है। वहाँ के जो मंदिर प्राचीन काल में मिले हैं उनकी जो रचना थी वो साधारण चीज़ों पर थी और मिट्टी के गारे पर बनाए गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 71। 71 क्या कहता है कि बंगाल में अधिकतर क्या पाया जाता है? मछली, धान, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपने अक्सर सुना होगा कि जो बंगाल के लोग होते हैं उनका प्रमुख भोजन क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रमुख भोजन उनका मछली होता है और चावल होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है? मछली भी पाई जाती है और धान यानी कि चावल, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 72। 72 कहता है कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी, किसकी बात? 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है, कहाँ का? बंगाल में रचा गया था ग्रंथ 13वीं शताब्दी में, जो कि संस्कृत भाषा में है। कौन सा है? बृहद धर्म पुराण, महाभारत, रामायण या ऋग्वेद? तो जो ग्रंथ का नाम है वो है बृहद धर्म पुराण। बृहद धर्म पुराण जो कि बंगाल में 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है। महाभारत जिसको किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है। रामायण,
रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, ठीक ना। और ऋग्वेद जो कि काल है, ठीक है, जो कि उत्तर वैदिक काल, और मतलब कि ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल दो भागों में विभाजित है, जिसकी समय सीमा आपको मालूम होनी चाहिए कब से कब तक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व है। 1500 से 600 ईसा पूर्व है आपके ऋग्वैदिक काल की समय सीमा। तो क्वेश्चन नंबर को देखते हैं यहाँ पर 73। 73 कहता है कि सूर सागर, सूरसावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, कबीरदास, रामदास, हरिदास। तो जो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी जो रचना है वो है सूरदास की। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 74, अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद, अकबरनामा या बाबरनामा। तो आपको बताना है कि जो अलबरूनी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, जिससे कहते हैं तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। किसने की है? अबुल फजल ने इसकी रचना की है। बाबरनामा की रचना भी आपको एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। उसकी रचना की है गुलवदन बेगम ने। किसने की है? गुलवदन बेगम ने की है बाबरनामा की रचना, और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। किताब उल हिंद जो कि अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो हर्षचरित पुस्तक है उसका जो लेखक है उस लेखक का नाम है वाण भट्ट। जो वाण भट्ट थे ये किसके दरबारी कवि थे? ये जो दरबारी कवि थे ये थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि, जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, जो कि इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक स्रोत के रूप में मानी जाती है, जो कि हर्षवर्धन के शासन को दर्शाती है। जिसको किसने लिखा था? हर्षचरित जो कि नामक पुस्तक है उसको लिखा था बाण भट्ट ने। और कल्हड़ की एक पुस्तक आपको हम बता चुके हैं, राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी है उस पुस्तक का नाम, जो कि प्राचीन भारत का उल्लेख करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।